Hello children, today in our social science class we will discuss the effects of First World War. आज के हमारे इस वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वार के होने वाले जो चेंजेस थे, चाहे वो सोशल चेंजेस हों, पॉलिटिकल चेंजेस हों या इकोनॉमिकल चेंजेस हों, आज के टॉपिक में हम यही सारे इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल. Approximately 6.5 crore people took part in the war. At least 1 crore died and 2 crore were injured, and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. More number of people died because of starvation and other forms of killing and epidemics that broke out after the war. The total war expenditure was quite high. So students, ये जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इसमें मैन और मटेरियल दोनों का ही बहुत लॉस हुआ था. अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल ने इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि एटलीस्ट 1 करोड़ की डेथ हो गई थी, लगभग 2 करोड़ पीपल इसमें इंजर्ड हुए थे और लगभग 70 लाख पीपल्स पूरी तरह से परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो गए थे. मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भुखमरी, क्योंकि युद्ध के बाद के हालात बहुत गंभीर हो गए थे, लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था. सो इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी. इसके अलावा बहुत सारी युद्ध के बाद महामारियां फैल गई थी और जैसे कि क्राइम बढ़ गया था, तो लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे थे. इस तरीके से बहुत सारे मीन्स मैन और मटेरियल दोनों का ही काफ़ी हद तक लॉस हुआ था. द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वाज क्वाइट हाई, और इस युद्ध में बहुत सारा मनी का भी लॉस हुआ था. इसमें जो खर्चा हुआ था वो बहुत ज़्यादा था. सेकेंड, सोशल चेंजेस. ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मैन ऑफ ऑल नेशंस वर ऑन द वॉर फ्रंट, वुमेन शोल्डर्ड and the responsibilities of the family and occupations, they stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional field. The self-confidence of their being equivalent to men enhanced. Consequently, the demand for women to exercise their franchise was raised. During the war, the production of things of basic necessity. युद्ध के दौरान अधिकांश पुरुष युद्ध के मैदान में थे. उनके परिवार और व्यवसाय की जिम्मेदारी जो उन्हें निभानी थी वो अब उनकी स्त्रियों ने निभाई. उन्होंने अपने घरों से बाहर कदम रखा था और उत्तराधिकारी ने अलग अलग पेशेवर की जिम्मेदारी भी संभाली. मीन्स वो उनके उत्तराधिकारी बनकर उन्होंने उनकी सभी जिम्मेदारियों को उठाया डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो घर की जिम्मेदारियाँ हो या फिर उनके प्रोफेशंस की. उनके विजयी होने के पुरुषों का आत्मविश्वास और नतीजन मीन्स उनके जीत का उनको आत्मविश्वास को बढ़ाया गया कि वो पुरुषों की बराबरी करने में सक्सेस रहेंगी. महिलाओं को अपने एक्सरसाइज करने के लिए मांग को बढ़ाया. वो जो मीन्स रूटीन की चीज़ें थी, जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, उन चीज़ों का उत्पादन इस समय पे कम हो गया था. इसलिए समाज की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी. समाज में बिखराव, बेरोज़गारी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो चुकी थी. बहुत सारे जो कंपनीज़ थी, वर्क्स थे, उनको बंद कर दिया गया था. बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स सिर उठा रही थी. लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था और जो बच्चे थे समाज में, उनकी स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई थी. नेक्स्ट वन इज़ द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जून 99. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी in front of the Allied nations brought an end to the war. Then the Allied nations undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. The agreement made with Germany during the Paris peace was made in the Mirror Palace at Versailles. Thus it came to be known as Versailles Treaty. There were 4 provisions in the Treaty of Versailles. First, regional arrangement. Second, reduction of troops and disarmament. Third, the armament of distribution of grains as the end of the war and war fine. And fourth, other provisions. The American President Woodrow Wilson, British Prime Minister Lord George, French President Clemenceau, and Italian President
Orlando played an important role in this treaty. मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंत में जो मित्र देश थे, मित्र देशों के सामने जर्मनी को बिना शर्त के मीन्स सरेंडर करना पड़ा, राष्ट्र युद्ध को समाप्त कर दिया। फिर मित्र देशों ने पेरिस में एक पीस प्रोसेस की मीन्स एक आयोजन किया पीस प्रोसेस का, जिसमें लगभग 58 आयोग बने और 145 सेशंस को आयोजित किया गया। पेरिस जो पीस प्रोसेस था उसके दौरान जर्मनी के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें वर्सा में मिरर पैलेस को बनाया गया उसका वो, इस प्रकार यह वर्साय संधि के रूप में भी जाना गया इसको। वर्साइल क्षेत्रीय व्यवस्था की संधि में 4 प्रावधान थे, जिसमें एक था सैनिकों का निशस्त्रीकरण में कमी, युद्ध और युद्ध ठीक के अंत में वितरण की व्यवस्था। अन्य प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश मंत्री लॉर्ड जॉर्ज फ्रांसीसी राष्ट्रपति क्लेमेंको और इटालियन राष्ट्रपति ऑरलैंडो ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका इसमें निभाई। नेक्स्ट, Germany was found responsible for the war. A war fine of 60.5 million pounds was imposed on Germany. It had to give away the Ruhr region to France. Its Rhine River had to be opened for international sea route. The Rhineland region on French border was disallowed from being a fortress, as well as this mineral-rich region was given away to France for 15 years. Most of the German organizations were confiscated. Alaska and Lorraine were to be returned to France. Besides this, Germany was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually. As the benefits of war, Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and depression among Germans. Consequently, the German economy failed miserably. जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी पर 6.5 बिलियन पाउंड का युद्ध का मीन्स जुर्माने के तौर पे उसे देना पड़ा एज ए वॉर फाइन। इसे रूहर क्षेत्र को भी फ्रांस को दे देना पड़ा। इसकी जो राइन रिवर थी उसको भी एक इंटरनेशनल समुद्री रास्ते के लिए खोला जाना था। फ्रांसीसी सीमा पर स्थित राइनलैंड क्षेत्र का एक किला होने से भी उसको रोक दिया गया, और साथ ही इसका जो खनिज संपन्न क्षेत्र उसे 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया था। अधिकांश जर्मन संगठनों को मीन्स अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। अल्सैस और फॉयस को फ्रांस को लौटाना था। इसके अलावा जर्मनी को फ्रांस और अन्य मित्र राष्ट्रों को युद्ध के लाभों के रूप में प्रति वर्ष कोयला और लोहे की एक बड़ी क्वांटिटी भी भेजी। जर्मनी को गन पॉइंट पर ये सभी नियम और शर्तों को मानने के लिए ज़बरदस्ती जो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, और ज़बरदस्ती जिसके कारण जर्मनों के बीच जो उनके रिलेशंस उनके अंदर कड़वाहट आ गई थी, वो बहुत डिप्रेस भी हो गए थे, उनके अंदर बहुत निराशा आ गई थी। एज ए रिजल्ट जर्मन अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई थी। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, मीन्स कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स थे जो बहुत काफ़ी दीर्घ समय तक फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद देखने को मिले। देयर वॉज ए फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वॉर. Peace could not be established with the treaty. Socialist Russia was not given a place in the League of Nations. America did not join the League of Nations. That's why it can be said that the reason for the Second World War was the peace process of the First World War itself. युद्ध में पराजित हुए देशों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने में बदला लेने की भावना भी छिपी थी। संधि के साथ ही संधि तो हो गई, बट शांति की स्थापना नहीं हो सकी। जो समाजवादी रूस को राष्ट्र संघ की जगह भी नहीं दी गई। अमेरिका राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पहले विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया में ही सेकेंड विश्व युद्ध का
जो बीज बोया गया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो पीस प्रोसेस था वही एक सेकेंड वर्ल्ड वार का मेन कॉज भी रहा। द रशियन रिवॉल्यूशन 1917 is considered as an important event in world history. The Russian had been oppressed and suppressed by the Tsars of Russia. The Russian Tsars who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over people. People did not have any rights during this period. The Tsars were so cruel and they were dictators and enjoyed uncontrolled rule over people and were so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed, and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. This uncontrolled and oppressive tsardom became the reason for grief, poverty, and suffering among people. The Russian farmers, laborers, and peasants were not getting enough income. Despite working very hard, they became very poor. रशियन रेवोल्यूशन 1970 को विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। रूस के ज़ार्स द्वारा रूसियों पर बहुत ही अत्याचार किए जा रहे थे, उनका दमन शोषण किया जा रहा था। रूसी ज़ार्स को जो विरासत में मिला था, सभी बहुत बड़े तानाशाह थे और लोगों पर बहुत ही अत्याचार करते थे और वो उसमें उन्हें खुशी मिलती थी लोगों को परेशान करके। इसी दौरान लोगों को कोई उसके टाइम पे कोई उन्होंने राइट्स भी नहीं दिए होते, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे यहाँ सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स एंड अन्य राइट्स भी दिए हुए हैं, बट उस समय लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं थे। ज़ार्स लोगों के लिए इतने क्रूर थे, इतने मीन्स निर्दयी थे कि अगर कोई भी उसको उनके अगेंस्ट कोई मांग करता था तो उसको टॉर्चर किया जाता था और साइबेरिया की जो हड्डियों को ठंडा करने वाली, चिल्ड करने वाली जो ठंड थी, दंड के तौर पे उसे वहाँ भेज देते थे। उसके ऊपर अत्याचार किया जाता था और उसको गंभीर रूप से पनिश किया जाता था। ये जो उनके टॉर्चर्स थे ये अनियंत्रित थे, मीन्स उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। जो ज़ारडोम था वो लोगों के लिए दुख, गरीबी और पीड़ा के कारण बन चुके थे। रूस के जो फार्मर्स थे और मज़दूर थे और पीजेंट्स थे, वो बेचारे बहुत मेहनत करते थे और उसके बावजूद भी उनको जो इनकम थी वो सफिशेंट नहीं मिलती थी। वो बहुत गरीब हो गए थे दिन पे दिन। फादर गैपान ने के लीडरशिप में एक बहुत बड़ी रैली सीज़र के निवास स्थान पर निकाली गई। विंटर पैलेस 22 जनवरी 1905 रविवार को निकाली गई थी। ये लोग नियत थे, इनके पास कोई वेपन भी नहीं था, जबकि कुछ के हाथ में कैंचर की तस्वीर थी जिस पर कैप्शन के साथ लिखा था, लंबे समय तक जीवित रहना। रूस का छोटा सफ़ेद स्वामी क्रार की जो सेना थी ने इस निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से हजारों निर्दोष लोगों की डेथ हो गई। और पेट्सबर्ग जहां सीज़र का महल था, वहाँ जो बर्फ़ थी वो लोगों के ब्लड की वजह से पूरी रेड हो गई थी। इस दिन को इंडियन हिस्ट्री में ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। इस समय के आसपास बड़ी संख्या में रूसी उकसाए गए और वो बेचैन हो गए थे। A small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan War 1904-5 in order to pacify the angry Russians. An announcement to call for a Duma legislative assembly, which had not been called for years, was made. Eventually, for such Duma were called, but before it can take steps to satisfy the citizens, it had been called off. एक्चुअली जब जापान जैसे छोटे राष्ट्र ने रूस जापान युद्ध 1904-5 में रूस जैसे विशाल राष्ट्र को हरा दिया, तो क्रोधित रूसियों को शांत करने के लिए ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉल करने की घोषणा की गई, जिसे वर्षों से नहीं बुलाया गया था। आखिरकार 4 ऐसे ड्यूमा बुलाए गए, लेकिन इससे पहले कि यह नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए कुछ नया कदम उठा सके, इसको बंद कर दिया गया था। एज ए रिजल्ट, on 8 March 1917, the oppressed workers of Petrograd called for a strike. The Tsar sent his troops to contain this event, but the army refused to shoot these people. As a result, the revolution began. After the fall of the Tsardom, the power fell into the hands of Kerensky, leader of Menshevik group minority, except for Lenin.
Everyone in Russia was happy with the fall of the Tsars, but Lenin believed in the importance of laborers as propagated by Karl Marx, while the Menshevik group believed in the importance of the middle class. As a result, Lenin instigated the Bolshevik against Menshevik and in November 1917 declared the final revolution and got the reign in his hands. This came to be known as the Socialistic Bolshevik Revolution. Thus, the 300 years old Tsardom came to an end, and for the first time, Russia was without a Tsar. 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड के उत्पीड़ित मजदूरों ने हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने मीन्स एक स्ट्राइक की। ज़ार ने इस घटना को रोकने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन सेना ने इन लोगों को गोली मारने से इनकार कर दिया। एज ए रिज़ल्ट क्रांति की शुरुआत हुई। ज़ारडोम के पतन के बाद मेंशविक समूह मीन्स जो अल्पसंख्यक था के केरेंस्काय नेता के हाथों में सारी सत्ता चली गई। लेनिन को छोड़कर रूस के में हर किसी को सीज़र के पतन से बहुत खुशी हुई थी, लेकिन लेनिन ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रचारित मजदूरों के महत्व पर विश्वास किया, जबकि मेंशविक समूह ने मध्यम वर्ग को, जो मिडिल क्लास है, उसको इम्पोर्टेंट माना। एज ए रिज़ल्ट लेनिन ने मेंशविकों के खिलाफ बोल्शविकों को उकसाया, मीन्स उनको भड़काया, और नवंबर 1917 में अंतिम क्रांति की घोषणा की और उनके हाथों में जो बागडोर थी पूरे शासन की वो मिल गई। यह समाजवादी बोल्शविक क्रांति के रूप में जाने लगी। इस प्रकार 300 ईयर्स ओल्ड ज़ारडम समाप्त हो चुका था। पहली बार रूस एक ज़ार के बिना था। विश्व शांति के लिए प्रयास, राष्ट्रसंघ विश्व युद्ध की जो भावना थी वो किस तरह उभरी। द लीग ऑफ नेशंस। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर explained the absolute necessity of world peace to the nations of the world, and for this a need for an international organization was felt. So it became necessary to think actively immediately about world peace. The American President Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of League of Nations. The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process. On 10th January 1920, the League of Nations was formed. And वर्ल्ड वार की जो कंडीशन थी उसने लोगों के मन में एक डर उत्पन्न कर दिया था। अब सभी राष्ट्रों ने पीस की जो मीन्स चाह व्यक्त की। सब लोग चाहते थे कि विश्व शांति की स्थापना की जाए। इसी के पर्पस से, विश्व शांति के पर्पस से जो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई, और इसीलिए विश्व शांति के बारे में सक्रिय रूप से तुरंत सोचना अनिवार्य हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रीय संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वुड्रो विल्सन द्वारा सुझाए गए 14 पॉइंट्स थे जो पीस प्रोसेस था उसके दौरान 10 जनवरी 1920 को प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया। लीग ऑफ नेशंस के जो उद्देश्य थे वो निम्न है। दोज आर फॉलोइंग: टू मेंटेन international peace and security. Second, every nation to respect the unity and integrity of other nations. Third one, to give up the policy of war. Fourth, to develop international relations. Fifth, to solve international disputes peacefully through negotiations of mediation. Sixth, if any nation ignores the League of Nations or its meditations, it would be declared as a rebel nation. And the League of Nations established for world peace did not manage to keep a control over the imperialist policies of the superpowers, and 1939 the Second World War began. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की एकता और अखंडता का सम्मान करना पड़ेगा। युद्ध की नीति को छोड़ना होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विकसित करना होगा, और बातचीत के माध्यम से ही जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करना होगा। यदि कोई राष्ट्र या राष्ट्र संघ या उसके मध्यस्थों की उपेक्षा करता है तो उसे विद्रोही राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। विश्व शांति के लिए स्थापित
जो राष्ट्रीय संघ ने महाशक्तियों की साम्राज्यवादी नीतियों को नियंत्रण रखने का प्रबंध किया और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट हम यहीं पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।